देखिए अपन ने क्या देखा, अभी अपन क्लास को फिर से शुरू करते हैं। क्या देख रहे हैं अपन फोर्सेस चैप्टर देख रहे थे, फोर्सेस एंड प्रेशर। सबसे पहले अपन फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। अपन ने फोर्सेस देखा था, पुश और पुल फोर्स होता है। उसके बाद अपन ने देखा कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसा फोर्स था, एग्जांपल्स देख लिए थे, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स था जिसके अंदर बॉडीज के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होता है, फिर भी एक फोर्स लगता है, दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक दो टाइप के अपन ने फोर्सेस देखे थे। कैसे देखे थे? दो टाइप के, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फोर्सेस वो वाले फोर्सेस थे जो मैग्नेट की वजह से या तो मेटल्स पे या तो दूसरे मैग्नेट्स पे लगता था। मैग्नेट की वजह से या तो मेटल्स पे लगने वाला फोर्स या तो दो मैग्नेट्स के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन ने क्या बोला? मैग्नेटिक फोर्स बोला। याद रखने की बात ये। फिर अपन ने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स, कल अपन ने एग्जांपल्स भी देखे थे। दोज टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर ड्यू टू चार्जेस। किसकी वजह से लगते हैं? चार्जेस की वजह से लगते हैं किसी बॉडी पे। दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगता है? अर्थ की वजह से लगता है। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जब आप 9th में जाओगे तो ग्रेविटेशन पे पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे। आज सिर्फ अपन को इतना देखना है कि ग्रेविटेशन कौन लगाता है, किसके ऊपर लगाता है और ग्रेविटेशन की वजह से होता क्या है। आपके सामने एक बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर वी कैन सी दैट दिस इज द अर्थ। ध्यान से देखो, दिस इज द अर्थ। और इस तरीके से अर्थ कैसा होता है? एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान से देखना, अर्थ इज ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाइक दिस। क्लियर? अर्थ एक कैसा ऑब्जेक्ट है? स्फेरिकल। दिस इज दी अर्थ। अब होता क्या है कि एक मैंने बनाया अर्थ का सेंटर। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो अर्थ का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी पर्सन अर्थ के सरफेस पे है, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी पर्सन अर्थ के सरफेस पे है, इस पर्सन पे अर्थ के मास की वजह से, इस पर्सन पे अर्थ के मास की वजह से क्या लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। किस पे लगाया? किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया। समझ में आई बात? और ये कैसा फोर्स है? हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्शन शो करेगा। याद रखने के लिए ऐसा याद रखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एक बॉल के साथ खेलते हैं, हम फुटबॉल बास्केटबॉल वगैरह, ये पेन है। इस पेन को अगर मैं एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करूं, जैसे ही मैं इसको रिलीज करता हूं, ये कहां जाता है? डाउनवर्ड जाता है। क्यों जाता है? ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जाता है। इसकी वजह से आता है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। और वी कैन से दैट दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस पेन एंड द अर्थ। दिस पेन एंड द अर्थ। क्लियर? सिमिलरली स्पेस के अंदर जब मैं चला जाता हूं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर जब होता हूं तो अर्थ अपन को पुल करती है डाउनवर्ड्स। स्पेस में जब चला जाता हूं तो वहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, वीडियोस के अंदर, कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन पे कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं लगता। एस्ट्रोनॉट्स फ्रीली स्पेस के अंदर मूव करते रहते हैं, लाइक उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा। इस टाइप के फोर्स को, इस अट्रैक्शन फोर्स को, जो कि किसने लगाया? अर्थ ने लगाया। किस पे लगाया? किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाया जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जब हम आगे जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो अपन एक चीज पढ़ेंगे जिसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है
वो ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास क्या हो, मासेस हो, जिनके पास क्या हो, masses, they both will attract each other, and this is known as gravitational force. तो अपन ने क्या देखा, दैट ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मासेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सिमिलरली अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, आपको पता है अर्थ इज मैसिवली ह्यूज, और जिसके पास इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो मास भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. इस मास की वजह से लगने वाला फोर्स किसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस आदमी के ऊपर सिग्निफिकेंट होगा. लेकिन अगर मैं ये दो ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, इन दोनों का मास क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इसीलिए अपना इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो विजिबल नहीं होता, क्योंकि इनका मासेस क्या है, बहुत छोटे हैं. बट ग्रेविटी जो अर्थ की है वो हमें विजिबल क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ क्यों जाता है, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से अर्थ की तरफ क्यों जाता है, बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज. याद रखने की बात क्या है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के पास अगर मास है तो वो एक दूसरे पे ग्रेविटेशन फोर्स लगाएंगे. क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशन फोर्स. क्लियर. दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. आप खुद सोचो, आप जंप मारते हो तो कहाँ आते हो, नीचे. जब जंप मारते हैं तो कहाँ जाते हैं, नीचे. क्यों, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड क्या करती है, खींचती है. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आप एक बार जंप मारते तो उड़ते ही रहते. समझ में आई बात. तो याद क्या रखना है, दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. अब देखो ध्यान से, ये पेन है मेरे पास, इस पेन को जैसे ही छोड़ूंगा ये डाउनवर्ड आएगा, गिर के नीचे आएगा. इसका मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं था अर्थ के और इस पेन के बीच में, बट फिर भी ये पेन क्या आया, नीचे आया. इससे अपन को एक चीज समझ में आई, दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इस ऑब्जेक्ट के बीच में और धरती के बीच में, अर्थ के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है. क्यों, बिकॉज देर इज अ फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. किसके द्वारा, किसने लगाया, अर्थ ने लगाया. क्लियर. So Earth is pulling this object continuously in the downward direction towards the center, and that force is known as gravitation force. And this gravitation force is a non-contact force, क्योंकि it is not necessary कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, कांटेक्ट हो. It is not necessary that दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, कांटेक्ट हो. बिना कांटेक्ट के भी ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, ऑब्जेक्ट नीचे ही आता है. समझ में आई बात. what are the three examples of gravitation what are the three examples of non contact force? First is magnetic, second is electric, and the third is gravitation. First is magnetic, electric and gravitation. चलिए ओपन करो सर एक बार माइक. सूर्य प्रताप सिंह राठौड़. हाँ जी, कहीं है. दुष्यंत शर्मा. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर मैं क्या पूछ रहा था, जो जैसे सर एरोप्लेन होता है वो भी तो है, उसमें एयर में जाता है, वो फिर कैसे रहता है इतनी देर तक? एरोप्लेन जो होता है ना बेटा, उस पे भी देखो ध्यान से. जब एरोप्लेन उड़ रहा होता है, अर्थ नीचे है, ठीक है, दिस इज द अर्थ, और एरोप्लेन जब उड़ रहा है ऊपर, तो एरोप्लेन के पीछे आपने देखा होगा इसके विंग्स होते हैं, और विंग्स पे इंजन लगा होता है. क्या लगा होता है, ऐसे इंजन लगे होते हैं, और ये इंजन कंटिन्यूअसली पीछे की तरफ क्या करते हैं, ऐसे हवा फेंकते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली एरोप्लेन उड़ता रहता है. अब मान लो एरोप्लेन के इंजन जैसे खराब हो जाए या बंद हो जाए, तो आपने मूवीज में देखा होगा कि जब एरोप्लेन के ऐसे इंजन खराब हो जाते हैं तब नीचे आ जाता है. समझ में आ रही बात.
इसका मतलब धरती तो इसे कंटिन्यूसली, अर्थ इसे डाउनवर्ड पुल कर रही है विद सम ग्रेविटेशनल फोर्स, बट ड्यू टू these engines, this aeroplane is flying continuously. This aeroplane is flying continuously. अगर ये इंजन्स नहीं होंगे, ये इंजन्स खराब हो जाएंगे या इंजन्स बंद हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली एरोप्लेन ऐसे नीचे डाउनवर्ड आके गिर जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। कुणाल शर्मा, आपने जो कहा था ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ जी, तो वो दोबारा सुनाना। हाँ देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ज्यादा नहीं समझना, सिर्फ 3 चीजों को याद रखना है। पहली चीज, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास है, क्या है? मास है, उनके पास कुछ ना कुछ वजन है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि दो छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं दिखता? बिकॉज इनका मास बहुत है कम। समझ में आई बात? पहली चीज क्या याद रखनी है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पहली चीज क्या है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि हमें दो छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्यों नहीं दिखता? बिकॉज इनका मास इतना छोटा है कि ये जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं वो दिखता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है। तीसरी चीज ये याद रखनी है कि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स हमें क्यों दिखता है? जब अपन जंप मारते हैं तो हम नीचे क्यों आ जाते हैं? जब अपन पेन छोड़ते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से तो नीचे क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज। द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो अर्थ का हमें दिखता है, विजिबल रहता है, ऑब्जर्व कर पाते हैं हम उसे। क्लियर? तो दीज आर द 3 things which are to be understood in universal law of gravitation. Clear? आशीष सेठिया, आशीष सेठिया, नो साउंड। गुड मॉर्निंग, नो साउंड, कोई साउंड नहीं आ रहा। रवि, रवि टार्ड, यस सर। रवि क्या डाउट है बच्चे? हेलो हेलो सर। हेलो, क्या डाउट है बताओ? सर वीडियो इज फ्रीजिंग। सर Video is वीडियो फ्रीज हो freezing. रहा है बार बार। Now the video is fine. Yes, sir. आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा, अब वीडियो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। चलिए, सर हमारा नेटवर्क फुल है, फोर्सेस जो एकदम टावर टॉपिक है, बटन। फोर्सेस जो अपना टॉपिक है, फोर्स टॉपिक जो है वो अपना खत्म हो चुका है। जिस फोर्स टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या देखा, फोर्सेस क्या होते हैं? पुश एंड पुल। पुश और पुल के अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा? सेकंड थिंग अपन ने ये देखा कि जो फोर्सेस हैं दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, and the forces they can change the direction of object, they can change the direction. तो forces क्या होते हैं? पुश और पुल, ये स्टेट चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं और डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। चलिए, ये चीजें अपन ने देख ली। फिर अपन ने देखा कि न्यूटन इज द एसआई यूनिट, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं अपन इससे। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा? कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखे। क्या देखे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस अपन ने पढ़ा और फोर्सेस को कंप्लीट कर दिया। नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्सेस की क्लासेस अपन 2 दिन से देख ही रहे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग विच इज इन दिस चैप्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक तरफ मेरे पास है एक एलिफेंट,
एक तरफ मेरे पास क्या है, एक एलिफेंट, और एक तरफ मेरे पास है एक शू, या फिर बोले एक पेंसिल हील। पेंसिल हील, आप सब जानते हैं हील्स क्या होते हैं, और हम सब जानते हैं एलिफेंट सबने देखा ही है, हील्स भी सबने देखे हैं। तो हील्स जो होता है वो एक ऐसा सा जूता होता है जिसके पीछे क्या है, ऐसे पेंसिल की शेप में, एक पेंसिल जितना हील होती है, स्टैंड होता है, लेडीज का ये जूता होता है। ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पर नीचे जो पार्ट अर्थ के कांटेक्ट में होता है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन इतना ज्यादा पतला होता है, इतना ज्यादा छोटा होता है कि ऊपर से लगने वाला फोर्स, ऊपर से लगने वाला फोर्स यहाँ पर ग्राउंड पे ट्रांसफर होता है। सिमिलरली जो एलिफेंट होता है, जो एलिफेंट है उसके ऐसे 4 पैर होते हैं, और आपने अगर देखा होगा कि एलिफेंट का पैर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है। वाई, ध्यान से देखिए, बिकॉज ऑफ प्रेशर। नाउ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज प्रेशर, तो आपको क्या बोलना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स बोलना है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर। ध्यान से देखिए कैसे, मान लो कि आपने क्या किया, एक बार तो ऐसा नाइफ लिया, चाकू लिया जो कि बहुत शार्प था। आपने एक बार ऐसा नाइफ लिया जो कि बहुत शार्प था, और एक बार ऐसा नाइफ लिया जिसकी धार खत्म हो चुकी थी, ब्लंट हो चुका था। तो आप खुद सोचो, एक शार्प नाइफ है, एक ब्लंट नाइफ है। शार्प नाइफ से जब मैं सब्जियों को काटूंगा, शार्प नाइफ से जब मैं सब्जियों को काटूंगा तो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, मैं बड़े ही आराम से सब्जियों को काट सकता हूँ। लेकिन जब मैं ब्लंट नाइफ को यूज करूंगा सब्जियां काटने के लिए, इसको ब्लंट नाइफ को यूज करूंगा सब्जियां काटने के लिए, तो मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप ये जानते हैं भाई, जिसकी धार तेज होगी जिस चाकू की, हम उसकी हेल्प से ज्यादा आसानी से सब्जियां काट सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा नाइफ अगर मेरे को कोई दे दे जिसके अंदर धार ही नहीं है, जो ब्लंट है, तो मैं उससे सब्जियां काट नहीं सकता, मुझे बहुत मुश्किल होगी उससे सब्जियां काटने में। तो यहाँ से क्या पता चला, दैट ब्लंट नाइफ को यूज करना मुश्किल है, शार्प नाइफ को यूज करना आसान है। ठीक है, क्या यूज करा यहाँ पर, क्या पर कौन सा कॉन्सेप्ट लाए अपन, प्रेशर का कॉन्सेप्ट लेकर आए। किसका कॉन्सेप्ट, प्रेशर का। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ओवर ए पर्टिकुलर एरिया। अब क्यों ब्लंट नाइफ को यूज करना मुश्किल होता है और शार्प नाइफ को यूज करना आसान होता है, बिकॉज जो पोर्शन की हेल्प से अपन सब्जियों को काटते हैं, उस पोर्शन का एरिया ये डिसाइड करता है कि प्रेशर कितना अप्लाई होगा। भाई दोनों ही केसेस के अंदर आई वाज कटिंग दिस वेजिटेबल्स, और अगर दोनों ही केस में मैं वेजिटेबल्स को काट रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैंने फोर्स तो दोनों केस में सेम लगाया। भाई ताकत तो मेरी उतनी ही है ना। ठीक है, बट एक बार मैंने शार्प नाइफ को यूज किया, एक बार ब्लंट नाइफ को यूज किया। शार्प यूज करता हूँ आसानी से कट जाता है, ब्लंट यूज करता हूँ तो नहीं कट पाता है। क्यों, ऐसा क्यों देख पाना है, ऐसा क्यों देखा मैंने, बिकॉज शार्प नाइफ जब यूज किया तो नाइफ का जो एज होता है, उस एज का एरिया बहुत कम था, उस एज का एरिया बहुत कम था। आपको ये याद रखना है कि जब भी मैं फोर्स अप्लाई करूं ओवर ए पर्टिकुलर एरिया एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज वेरी स्मॉल, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या लग जाता है, ज्यादा लग जाता है। क्लियर, ऑटोमेटिकली प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, इफ द फोर्स ओवर विच, if the area over which the force is applied is very less. Now if the area over which the force is applied is large, बहुत बड़ा एरिया है, तो वहां प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, कम। वहां प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। तो याद क्या रखना है कि यहाँ पर अपने को आसानी किसमें हुई, शार्प नाइफ में, और मुश्किल कहाँ हुई, ब्लंट नाइफ में। शार्प नाइफ को यूज करना आसान इसलिए था बिकॉज जो एज ऑफ नाइफ था किसका, शार्प नाइफ का, वो क्या था, बहुत पतला, उसका एरिया क्या था, बहुत कम, तो इस वजह से प्रेशर क्या लगा, ज्यादा लगा। बट ब्लंट नाइफ में क्योंकि एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, फोर्स तो हमने उतना ही लगाया था, प्रेशर की वैल्यू एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या हो गई, एरिया ज्यादा की होने की वजह से प्रेशर की वैल्यू हो गई कम, और इस वजह से मेरे को वहां एफर्ट क्या करना पड़ा, ज्यादा लगाना पड़ा। नाउ एक चीज अपन को समझ में आती है इस एग्जांपल से, दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया, दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया, प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स।
जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, जितना कम एरिया रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि शार्प नाइफ के अंदर एरिया क्या रहता है, कम रहता है, इस वजह से हमारे लिए काटना आसान है, दैट मीन्स प्रेशर ज्यादा लगा। याद रखने की बात यह है दैट इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या जहां पर भी अपन फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया बहुत कम है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या है, ज्यादा। यहीं से अपन एक फॉर्मूला बिल्ड करते हैं फॉर प्रेशर, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। प्रेशर से रिलेटेड अभी कोई डाउट लेके मत आना, बिकॉज प्रेशर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कल कंप्लीट करेंगे अपन। आज अपन प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे, एंड द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A। F इज फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो कोई अपन से पूछे यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो अपन क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई पूछे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो कोई पूछेगा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो अपन क्या बोलेंगे, दैट इट इज न्यूटन। क्या याद रखने की बात है, दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन एरिया। आज अपन ने ये सीखा कि प्रेशर किस किस पे डिपेंड करता है, कल अपन इसी के काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे, इसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे। अब किसी को भी इससे रिलेटेड डाउट है अगर प्रेशर से रिलेटेड, तो प्रेशर से रिलेटेड डाउट मैं कल एंटरटेन करूंगा, बिकॉज प्रेशर अभी कंटिन्यू होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। नाउ इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट्स इन फोर्सेस, तो आप फटाफट मुझसे पूछ सकते हैं। केविन। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये प्रेशर का वापस बताना। हाँ बताते हैं। देखिए ऐसा समझो, अगर हम, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं रेगिस्तान में मिट्टी में चलता हूँ, ठीक है, सैंड पे चलता हूँ, तो जब अपन चलते हैं तो अपने पैर सैंड के अंदर धंस जाते हैं। समझ में आई बात? कभी आप कभी भी चले होगे तो आपको पता चला होगा कि जब अपन सैंड पे चलते हैं तो हमारा जो पैर है वो उसके अंदर धंस जाता है। लेकिन जब एक कैमल चलता है, जब एक कैमल चलता है तो उसका पैर सैंड में धंसता नहीं है, वो कैमल बड़े आराम से सैंड के ऊपर चलता चलता निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा पैर का साइज मान लो इतना सा है, ये हमारे पैर का साइज है। ऐसे होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल लंबा सा पैर होता है अपना, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं अपन इस तरीके से, दिस इज द फुट, इस तरीके से पैर होता है अपना। लेकिन अगर मैं कैमल का पैर देखूं तो कैमल का पैर होता है राउंड शेप में, बड़ा सा पैर होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे दैट व्हाट इज द एरिया, एरिया किसका ज्यादा हुआ, अपने पैर का कि कैमल के पैर का? ऑब्वियसली किसका एरिया ज्यादा हुआ? कैमल के पैर का एरिया क्या है, ज्यादा है, और हमारे पैर का एरिया क्या है, कम। अगर हमारे पैर का एरिया कम है तो ऑब्वियसली प्रेशर यहाँ पर क्या लग रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। इसका मतलब जितना कम एरिया रहेगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और हमारे पैर से प्रेशर ज्यादा लगता है, इस वजह से जब हम मिट्टी पे चलते हैं तो हमारा पैर मिट्टी में धंस जाता है, सैंड में धंस जाता है। बट कैमल का पैर नहीं धंसता, क्यों? क्योंकि उसका एरिया बड़ा है, पैर का चौड़ा है। इस वजह से जो भी फोर्स ऊपर से लग रहा होता है कैमल के बॉडी के वेट की वजह से, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर द एरिया, और वो धंसता नहीं है। क्लियर? क्या समझ में आया? दैट इफ द एरिया इज मोर, if the area is more then the pressure is less, if the area is less then the pressure is more। ये समझा अपन ने। रामप्रीत, Rampreet Singh, what is your real name? Sir, my real name is Rampreet Singh Khurpa. Rampreet Singh, पूरा नेम बताओ बच्चे। Sir, my real name is Rampreet Singh Khurpa.
खुरपा, रामप्रीत सिंह खुरपा सर। ओके, सो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा? आज की क्लास में अपन ने ग्रेविटेशन फोर्सेस देखे और उसके बाद अपन ने क्या देखा है? प्रेशर देखा है। प्रेशर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से अपन प्रेशर को और कंटिन्यू करेंगे। 5-6 डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है। और प्रेशर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, तो इसको इसके बाद अपन कर देंगे खत्म। आज की क्लास अपन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।